बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं हमारी हिंदी की पुस्तक क्षितिज का कक्षा 9 का पहला पाठ। तो आप सभी बच्चों का मेरी कक्षा में स्वागत है। नमस्कार सभी को, हिंदी कला केंद्र में आपका स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो पहले इसको सब्सक्राइब करें व बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। सबसे पहले आज हम गद्य की कहानी पढ़ेंगे। तो आपके बच्चों, गद्य और पद्य दो खंड है। गद्य का मतलब है जिसमें निबंध और कहानी होती है, और पद्य में कविता, साखी, दोहे। आज की ये कहानी प्रेमचंद जी द्वारा लिखी गई है, जिनका जन्म सन 1880 में बनारस के लम्ही गांव में हुआ था। उनका मूल नाम धनपत राय था, जिनको हम मुंशी प्रेमचंद के नाम से जानते हैं। ये कुछ उपन्यासों के नाम हैं जो कि प्रेमचंद ने लिखे थे। सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कायाकल्प, निर्मला, गबन, करम भूमि, गोदान उनके प्रमुख उपन्यास हैं। साथ ही प्रेमचंद के कथा साहित्य का संसार बहुत व्यापक है। उसमें मनुष्य ही नहीं, पशु पक्षियों को भी अद्भुत आत्मीयता मिलती है। बड़ी से बड़ी बात को वो बहुत ही सीधे और छोटे रूप में कहते हैं। यही उनके लेखन की विशेषता है। साथ ही उनकी भाषा सरल, सजीव एवं मुहावरेदार, यानी उनके कहानी और निबंध में मुहावरे बहुत अधिक होते हैं। उन्होंने लोक प्रचलित शब्दों का प्रयोग कुशलतापूर्वक किया है। तो हमारी आज की इस कहानी का नाम है दो बैलों की कथा। तो इस कहानी के माध्यम से प्रेमचंद ने कृषक समाज यानी किसान और पशुओं के भावात्मक संबंध का वर्णन किया है कि पशु और किसान के बीच में कैसा संबंध होता है या होना चाहिए। साथ ही इस कहानी में उन्होंने ये भी बताया कि स्वतंत्रता सहज में नहीं मिलती, उसके लिए बार बार संघर्ष करना पड़ता है। तो ये कहानी बच्चों उस समय की लिखी हुई है जब आजादी के आंदोलन की भावना को सभी जन जन तक पहुंचाना था, ताकि लोग निराश ना हो और अपने देश की आजादी के लिए बार बार कोशिश करते रहें। और अंत में हमारी कोशिश सफल भी हुई, जो कि 1947 में पूरी हुई। तो ये कहानी परोक्ष रूप से आजादी के आंदोलन की भावना से जुड़ी है। अब बच्चों, इस कहानी को हम थोड़ा विस्तार से पढ़ेंगे। इन्हीं भावनाओं से ओतप्रोत हमारी आज की ये कहानी है। कहानी को बच्चों आप एक बार गहराई से समझते हुए पढ़ लेंगे तो इसके अभ्यास प्रश्नों को फिर आप आसानी से कर लोगे। तो एक बार हम इसको गहराई के साथ समझते हैं कि जैसा कि हमारी कहानी का नाम है दो बैलों की कथा। बैल तो आप सब जानते ही हो। जानवरों में गधा सबसे ज्यादा बुद्धिहीन समझा जाता है। सभी जानवरों में सबसे ज्यादा हम बुद्धिहीन यानी जो इंटेलिजेंट नहीं है, किसको समझते हैं? गधे को। आपने भी सुना होगा। हम जब किसी आदमी को परले दर्जे का बेवकूफ कहना चाहते हैं तो उसे गधा कहते हैं। अगर किसी को आपको ये सिद्ध करना है कि वह बहुत ही मूर्ख है, बेवकूफ है, तो एक शब्द में हम उसे गधा कह देते हैं। गधा सचमुच बेवकूफ है या उसके सीधेपन, उसकी निरापद सहिष्णुता, निरापद का अर्थ है सुरक्षित और सहिष्णुता का अर्थ है सहनशीलता, ने उसे यह पदवी दे दी है। तो हम लोग तो गधे को मूर्ख, बुद्धिहीन समझते हैं, लेकिन लेखक कहना चाह रहे हैं कि क्या गधा सच में बेवकूफ है, या उसमें जो इतना सीधापन है, वह इतना सहनशील जीव है, उसकी वजह से हमने ये पदवी उसको दे दी है। इसका निश्चय नहीं किया जा सकता। गायें सींग मारती हैं। कवि हमें कुछ उदाहरण देकर बता रहे हैं कि गायें सींग मारती हैं। ब्याई हुई गाय तो अनायास ही सिंहनी का रूप धारण कर लेती है। ऐसी गाय जिसने अभी अभी बच्चा दिया है, ऐसी गाय तो अनायास यानी अचानक ही शेरनी का रूप धारण कर लेती है, यानी मारने लगती है। कुत्ता भी बहुत गरीब जानवर है, लेकिन कभी कभी उसे भी क्रोध आ ही जाता है। किंतु गधे को कभी क्रोध करते नहीं सुना न देखा। जितना चाहो गरीब को मारो,
चाहे जैसी खराब सड़ी हुई घास उसके सामने डाल दो, उसके चेहरे पर कभी असंतोष की छाया भी न दिखाई देगी। कहने का अर्थ है कि गधा कितना सीधा और शरीफ जानवर है, फिर भी हम उसको बेवकूफ कहते हैं। जबकि गाय भी कभी कभी बदमाशी कर देती है, कुत्ता भी बदमाशी कर लेता है, लेकिन हमने गधे को कभी नहीं देखा। बैसाख में चाहे एक आध बार कुलेल कर लेता हो, वैसाख यानी बैसाख के महीने में वो कभी कभी एक आध यानी एक दो बार कुलेल कर लेता हो। कुलेल का अर्थ है क्रीड़ा करना, थोड़ी मस्ती कर लेता हो, पर हमने तो उसे कभी खुश होते नहीं देखा। उसके चेहरे पर एक विषाद, विषाद का अर्थ है कि एक उदासी स्थायी रूप से छाया रहता है। सुख दुख हानि लाभ किसी भी दशा में उसे बदलते नहीं देखा। ऋषियों मुनियों के जितने गुण हैं वे सभी उसमें पराकाष्ठा को पहुंच गए हैं। पराकाष्ठा का अर्थ क्या है बच्चों? पराकाष्ठा का अर्थ है, ये साथ साथ आप अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखते जाइए, अंतिम सीमा। तो जैसे ऋषि मुनि अपने गुणों में अपनी चरम सीमा तक पहुंच जाते हैं, वैसे ही गधे में भी ऋषि मुनियों जैसे गुण पाए जाते हैं, लेकिन फिर भी हम उसे बेवकूफ कहते हैं, पर आदमी उसे बेवकूफ कहता है। सद्गुणों का इतना अनादर कहीं नहीं देखा, यानी उस गधे में इतने सद्गुण, इतने गुणों से भरा होते हुए भी हम उसको इज्जत रत्ती भर भी नहीं देते। तो सद्गुणों का इतना अनादर होते हुए तो कहीं नहीं देखा। तो कवि यहाँ व्यंग्य में कहना चाह रहे हैं, कदाचित सीधापन संसार के लिए उपयुक्त नहीं है। कवि हमें साथ ही इस ओर भी इशारा कर रहे हैं कि संसार में ज्यादा सीधापन भी ठीक नहीं है। एक उदाहरण तो उन्होंने गधे का दिया, दूसरा देखिए ना, भारतवासियों की अफ्रीका में क्या दुर्दशा हो रही है। क्यों अमेरिका में उन्हें घुसने नहीं दिया जाता? बेचारे शराब नहीं पीते, इंडियंस जो हैं वो वहाँ पर शराब नहीं पीते, 4 पैसे कुसमय यानी संकट के समय के लिए बचा कर रखते हैं, जी तोड़कर काम करते हैं। जी तोड़कर काम करना यानी खूब मेहनत करते हैं, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करते, 4 बातें सुनकर गम खा जाते हैं। गम खा जाने का यहाँ पर अर्थ है कि 4 बातें सुनकर भी उनको सहन कर जाते हैं, फिर भी बदनाम हैं। कहा जाता है वे जीवन के आदर्श को नीचा करते हैं। अगर वे भी ईंट का जवाब पत्थर से देना सीख जाते तो शायद। तो ईंट का जवाब पत्थर से देना बच्चों, ये भी एक मुहावरा है जिसका अर्थ है क्रिया के जवाब में कड़ी प्रतिक्रिया देना। यानी वाक्य में अगर इसका प्रयोग करना हो तो कैसे करेंगे कि यह दुनिया उसी को सम्मान देती है जो ईंट का जवाब पत्थर से देना जानती है। तो हमने शुरू में पढ़ा था ना कि मुंशी प्रेमचंद अपनी कहानी और अपने निबंध में मुहावरे बहुत डालते हैं। तो गम खा जाना ये भी एक मुहावरा है, जी तोड़ मेहनत करना भी एक मुहावरा है। तो शायद सभ्य कहलाने लगते। जापान की मिसाल सामने है, एक ही विजय ने उसे संसार की सभ्य जातियों में गण्य बना दिया, यानी उनका स्थान सम्मानित कर दिया। और भारतीय इतने मेहनती होने के बाद भी उनको वह स्थान नहीं मिल पाया। लेकिन गधे का एक छोटा भाई और भी है जो उससे कम ही गधा है, और वह है बैल। जिस अर्थ में हम गधे का प्रयोग करते हैं, कुछ उसी से मिलते जुलते अर्थ में बछिया के ताऊ का भी प्रयोग करते हैं। कुछ लोग बैल को शायद बेवकूफों में सर्वश्रेष्ठ कहेंगे, बेवकूफों में सबसे 1 नंबर पे कहेंगे, मगर हमारा विचार ऐसा नहीं है। बैल कभी कभी मारता भी है, कभी कभी अड़ियल बैल भी देखने में आता है। अड़ियल यानी जो बहुत जिद्दी हो, अगर जो बात सोच ले उसको करके ही मानता है। और भी कई रीतियों से अपना असंतोष प्रकट कर देता है, अपनी नाराजगी जताता है। अतएव उसका स्थान गधे से नीचा है। तो लेखक के अनुसार हम सबसे बेवकूफों की श्रेणी में 1 नंबर पे हम गधे को मानते हैं और 2 पर बैल। तो आज की हमारी ये कहानी बैल पर आधारित है, इसलिए लेखक ने ये बैल और गधे का परिचय दिया है इस तरह से। अब हमारी कहानी शुरू होती है। झूरी काछी के दोनों बैलों के नाम थे
हीरा और मोती। तो बच्चों आप अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखते जाओ कि झूरी काची ऊपर लिखो और उनके पास 2 बैल थे जिनके नाम थे हीरा और मोती। दोनों पछाई जाति के थे। पछाई जाति क्या है? ये बैलों की एक नस्ल है, उसका नाम है। इसलिए बैल कौन सी नस्ल के थे? पछाई जाति के। देखने में सुंदर, काम में चौकस, चौकस यानी बहुत ही सतर्क, डील में ऊंचे, डील यानी उनका शरीर ऊंचे कदकाठी के थे। बहुत दिनों साथ रहते रहते दोनों में भाईचारा हो गया था। दोनों बहुत ही प्रेम के साथ रहते थे। दोनों आमने सामने या आस पास बैठे हुए एक दूसरे से मूक भाषा में, मूक यानी चुपचाप बिना बोले ही विचार विनिमय, अपने विचारों का आदान प्रदान करते थे। एक यानी एक बैल दूसरे के मन की बात कैसे समझ जाता था हम नहीं कह सकते। अवश्य ही उनमें कोई ऐसी गुप्त शक्ति थी, गुप्त यानी ऐसी शक्ति जो दिखाई ना दे, जिससे जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य वंचित है। जीवों में, सारे जीवों में सबसे श्रेष्ठ कौन है? मनुष्य। लेकिन मनुष्य में ये शक्ति नहीं है कि वह बिना कहे दूसरे के मन की बात जान ले। लेकिन इन दोनों बैलों में ऐसी शक्ति थी जो दोनों मूक भाषा में ही एक दूसरे की बात समझ जाते थे। दोनों एक दूसरे को चाटकर और सूंघकर अपना प्रेम प्रकट करते। कभी कभी दोनों सींग भी मिला लिया करते थे। विग्रह के नाते से नहीं, विग्रह का अर्थ है अलगाव, एक दूसरे से दूर होना, उस भाव से नहीं, केवल विनोद के भाव से, आत्मीयता के भाव से। जैसे दोनों में घनिष्ठता होते ही धोल धप्पा होने लगता है। यानी उन दोनों के बीच में विनोद यानी मौज मस्ती के भाव भी थे, अपनत्व के भाव भी थे और दोस्ती के भाव भी थे। इसके बिना दोस्ती कुछ फुसफुसी, कुछ हल्की सी रहती है, जिस पर ज्यादा विश्वास नहीं किया जा सकता। लेखक यहाँ कहना चाह रहे हैं कि जहाँ गहरी दोस्ती होती है वहां थोड़ी डोल धप्पा या थोड़ी मस्ती भी हो जाती है। जिस वक्त ये दोनों बैल हल या गाड़ी में जोत दिए जाते और गर्दन हिला हिलाकर चलते, उस वक्त हर एक की यही चेष्टा होती थी। चेष्टा यानी उनकी यही कोशिश होती थी कि ज्यादा से ज्यादा बोझ मेरी ही गर्दन पर रहे। यानी वो एक दूसरे के साथ बेईमानी नहीं करते थे दोनों, बल्कि ये चाहते थे कि अपने दूसरे दोस्त पर बोझ कम हो और उन पर ज्यादा हो। दिन भर के बाद दोपहर या संध्या को दोनों खुलते तो एक दूसरे को चाट चूट कर अपनी थकान मिटा लिया करते। नांद में यानी जिस बर्तन में उनको खाना दिया जाता है उसे क्या कहते हैं? नांद। तो नांद में खली भूसा पड़ जाने के बाद दोनों साथ उठते, साथ नांद में मुंह डालते, यानी दोनों खाना एक साथ शुरू करते और साथ ही बैठते थे। एक मुंह हटा लेता, यानी एक ने खाना बंद कर दिया तो दूसरा भी हटा लेता था। इस तरह का उन दोनों के बीच प्यार था। संयोग की बात, झूरी ने एक बार गोई को ससुराल भेज दिया। तो बच्चों यहाँ पर गोई का अर्थ क्या है? बैलों की जोड़ी को क्या कहते हैं? गोई। तो एक बार झूरी के ये दोनों बैल थे ना, हीरा और मोती, तो इन्होंने अपने इन दोनों जोड़ी को यानी इन दोनों बैलों को अपने ससुराल भेज दिया। ससुराल यानी अपनी वाइफ के मायके। बैलों को क्या मालूम वे क्यों भेजे जा रहे हैं। समझे, मालिक ने हमें बेच दिया। अपना यूं बेचा जाना उन्हें अच्छा लगा या बुरा कौन जाने, पर झूरी के साले गया को घर तक गोई ले जाने में दांतों पसीना आ गया। बैलों को इस तरह अचानक भेजना उन दोनों को अच्छा नहीं लगा। उनको लगा कि उनके मालिक ने उनको बेच दिया है, लेकिन उसके मालिक ने जाना ही नहीं कि उनको अच्छा लगा या बुरा। लेकिन जब झूरी का साला यानी उसकी वाइफ का भाई का नाम क्या था? गया। तो गया दोनों जोड़ी यानी दोनों बैलों को जब अपने घर तक लेकर गया तो उसके दांतों पसीना आ गया। तो दांतों पसीना आना बच्चों ये भी एक मुहावरे का नाम है, जिसका अर्थ है बहुत ज्यादा मेहनत करना। तो झूरी के साले को बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ी। पीछे से हाँकता यानी पीछे से उनको
चलने के लिए बोलता तो दोनों दाएं बाएं भागते। पगहिया पकड़कर आगे से खींचता। पगहिया का अर्थ होता है पशु बांधने की रस्सी। तो अगर उसको पकड़कर आगे की ओर खींचता तो दोनों पीछे को जोर लगाते। मारता तो दोनों सींग नीचे करके हुंकारते। अगर ईश्वर ने उन्हें वाणी दी होती, वाणी का अर्थ है कि अगर ईश्वर ने उन्हें बोली दी होती, बोलना वो जानते, तो झूरी से यानी अपने मालिक से पूछते कि तुम हम गरीबों को क्यों निकाल रहे हो? हमने तो तुम्हारी सेवा करने में कोई कसर नहीं उठा रखी। तो ये भी बच्चों एक मुहावरा है, कसर नहीं उठा रखना, जिसका अर्थ है कि कोई कमी न रखना। तो बैल अपने मालिक से पूछना चाहते हैं, उनका मालिक कौन है? झूरी, कि हम गरीबों को अपने घर से क्यों निकाल रहे हो? हमने तो तुम्हारी सेवा करने में कोई कमी नहीं रखी। अगर इतनी मेहनत से काम न चलता था तो और काम ले लेते। हमें तो तुम्हारी चाकरी में मर जाना कबूल था, तुम्हारी सेवा करना हमें मंजूर था, लेकिन हमें इस तरह भेजना हमें अच्छा नहीं लगा। अगर हमने कोई सेवा में कमी छोड़ रखी थी तो हमसे और काम करवा लेते। हमने कभी दाने चारे की शिकायत नहीं की। तुमने जो कुछ खिलाया वह सिर झुकाकर खा लिया। फिर तुमने हमें इस जालिम के हाथ क्यों बेच दिया? तो कहने का अर्थ है कि दोनों बैलों को इस तरह बेचा जाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। उनको अपने मालिक से प्यार था, लेकिन उनके साले गया को वो बिल्कुल पसंद नहीं कर रहे थे, उनको अच्छा नहीं लग रहा था। संध्या समय दोनों बैल अपने नए स्थान पर पहुंचे। दोनों बैलों का मन नहीं था, लेकिन फिर भी वह उनको हाँकता हुआ खींचता हुआ जबरदस्ती अपने घर तक ले गया। तो अपने नए स्थान पर वो दोनों पहुंच गए। दिन भर के भूखे थे, लेकिन जब नांद उनका जो बर्तन था उसमें लगाए गए तो एक ने भी उसमें मुंह न डाला। दिल भारी हो रहा था। जिसे उन्होंने अपना घर समझ रखा था वह आज उनसे छूट गया था। यह नया घर, नया गांव, नए आदमी उन्हें बेगाने से लगते थे, यानी उन्हें उनसे प्यार नहीं था, तो अपनापन नहीं लग रहा था, तो उनको अजनबी लग रहे थे, सारे दूसरे लग रहे थे। दोनों ने अपनी मूक भाषा यानी मौन भाषा में सलाह की। एक दूसरे को कनखियों से देखा, तिरछा नजरों से देखना कनखियों से देखना कहलाता है, और लेट गए, बिना खाए ही लेट गए। जब गांव में सोता पड़ गया, यानी जब गांव के सब लोग सो गए, तो दोनों ने जोर मारकर पगहिये तुड़ा डाले। पगहिये यानी जिस रस्सी से उनको बांधा गया था उसको उन्होंने तुड़ा डाला, तोड़ दिया, और घर की तरफ चले। उनका घर कहाँ था? झूरी के घर। तो वहां पर चल पड़े, क्योंकि इस नए घर में उनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। पगहिये बहुत मजबूत थे, जिस रस्सी से उनको बांधा गया था वो बहुत ही मजबूत थी। अनुमान न हो सकता था कि कोई बैल उन्हें तोड़ सकेगा, पर इन दोनों में इस समय दूनी शक्ति आ गई थी। एक एक झटके में रस्सियां टूट गई। इन्होंने बहुत, पता नहीं इनमें कहां से शक्ति आ गई, और दोनों ने एक झटके से उनको तोड़ दिया। झूरी प्रातः काल सोकर उठा। सुबह जब सोकर उठा तो देखा कि दोनों बैल चरनी पर खड़े हैं। चरनी यानी जहां पर उनको चारा डाला जाता है वहां पर खड़े हैं। दोनों की गर्दनों में आधा आधा गराव लटक रहा है। घुटने तक पांव कीचड़ से भरे हैं, और दोनों की आंखों में विद्रोह में स्नेह झलक रहा है। विद्रोह में स्नेह यानी उनको अपनी बात का विरोध भी करना है और अपने मालिक से उन्हें प्यार भी है, तो विद्रोह में स्नेह उनकी आंखों से झलक रहा था। झूरी बैलों को देखकर स्नेह से गदगद हो गया। गदगद हो जाना बच्चों ये भी एक मुहावरा है, जिसका अर्थ है बहुत अधिक प्रसन्न हो जाना। तो झूरी उनको देखकर बहुत खुश हो गया, दौड़कर उन्हें गले लगा लिया। प्रेमालिंगन और चुंबन का वह दृश्य बड़ा ही मनोहर था, बहुत ही सुंदर दृश्य था। घर और गांव के लड़के जमा हो गए और तालियां बजा बजा कर उनका स्वागत करने लगे। गांव के इतिहास में यह घटना अभूतपूर्व न होने पर भी महत्वपूर्ण थी। क्यों महत्वपूर्ण थी? क्योंकि उन्होंने पहली बार देखा कि ऐसे कोई जानवर अपने मालिक से इतना प्यार करता है और उसके लिए ऐसे भागकर वापस आ गया। बाल सभा ने निश्चय किया दोनों पशु वीरों को अभिनंदन पत्र देना चाहिए, उनको स्वागत करना चाहिए और उनकी प्रशंसा करनी चाहिए। कोई अपने घर से रोटियां लाए,
कोई गुड़, कोई चोकर, कोई भूसी, ये सब बैलों के पसंद के खाने हैं, तो वो सब लेकर आए। एक बालक ने कहा, ऐसे बैल किसी के पास न होंगे। दूसरे ने समर्थन किया, यानी उसकी बात की हाँ में हाँ मिलाया। इतनी दूर से दोनों अकेले चले आए। तीसरा बोला, बैल नहीं है, वे उस जन्म के आदमी हैं। इसका प्रतिवाद करने का किसी को साहस न हुआ। उसकी इस बात का विरोध करने के लिए किसी ने कुछ नहीं कहा, किसी की हिम्मत नहीं हुई। झूरी की स्त्री, यानी झूरी की जो वाइफ थी, ने बैलों को द्वार पर देखा, अपने दरवाजे पर देखा तो जल उठी। बोली, कैसे नमक हराम बैल हैं कि एक दिन वहां काम ने किया और भाग खड़े हुए। झूरी अपने बैलों पर यह आक्षेप न सुन सका। आक्षेप का अर्थ है व्यंग्यपूर्ण दोषारोपण जो उन पे किया गया, उनका नाम लगाया, वह झूरी से सहन नहीं हुआ। नमक हराम क्यों है? चारा दाना न दिया होगा तो क्या करते? झूरी ने अपने बैलों का पक्ष लिया कि बेचारों को चारा दाना नहीं दिया होगा और क्या करते, वापस भाग आए। स्त्री ने रोब के साथ कहा, बस तुम ही तो बैलों को खिलाना जानते हो, और तो सभी पानी पिला पिला कर रखते हैं। झूरी ने चिढ़ाया, चारा मिलता तो क्यों भागते? स्त्री चिढ़ी, यानी उसको अच्छा नहीं लगा। भागे इसलिए कि वे लोग तुम जैसे बुद्धुओं की तरह बैलों को सहलाते नहीं, यानी उनको सहलाते नहीं, उनको ज्यादा इतना प्यार नहीं करते। खिलाते हैं तो रगड़कर जोतते भी हैं। उनको जब चारा पानी खिलाया है तो बदले में उनसे खेतों में काम भी करवाते हैं। ये दोनों ठहरे कामचोर, भाग निकले। अब देखूं कहाँ से खली और चोकर मिलता है। खली और चोकर बैलों का फेवरेट खाना है। सूखे भूसे के सिवा कुछ न दूंगी, खाएं चाहे मरे। तो यहाँ पर झूरी की वाइफ नाराज हो गई। उसने कहा कि ऐसे इस तरह ये भागकर आ गए तो अभी इनको मैं खली और चोकर नहीं खिलाऊंगी, सिर्फ सूखा भूसा खिलाऊंगी। वही हुआ। मजूर को कड़ी ताकीद कर दी गई। मजूर यानी जो उन बैलों की सेवा पानी करता था, उसको सख्ती से मना कर दिया गया। ताकीद का अर्थ है कि उससे आग्रह कर दिया गया कि बैलों को खाली सूखा भूसा दिया जाए। बैलों ने नांद में मुंह डाला तो फीका फीका, न कोई चिकनाहट न कोई रस। क्या खाएं? आशा भरी आंखों से द्वार की ओर ताकने लगे। अपने दरवाजे की तरफ देखने लगे कि क्या पता कोई लेकर ही आ जाए। झूरी ने मजूर से कहा, थोड़ी सी खली क्यों नहीं डाल देता बे? मालकिन मुझे मार ही डालेगी। तो झूरी ने कहा, चुरा कर डाला। न दादा, पीछे से तुम भी उन्हीं की सी कहोगे, यानी अभी मेरे सामने तो मुझे कह रहे हो और पीछे से अपनी वाइफ की ही साइड हो जाओगे, इसलिए मैं तो नहीं डालूंगा। इस तरह बच्चों, हमने यहाँ तक क्या जाना? झूरी काछी के 2 बैल थे जिनके नाम थे हीरा मोती, जो अपने मालिक के साथ बहुत खुश थे। किस तरह उनको झूरी की वाइफ के घर भेजा गया और किस तरह वो वहां से भागकर वापस आ गए अपने घर। घर आने पर झूरी की वाइफ उनसे नाराज हो गई और खाने में उनको सिर्फ सूखा भूसा दिया गया। आगे की कहानी को बच्चों इसके भाग 2 में पढ़ेंगे। अगर हमारे वीडियो बन ही रहे हैं आपके फेवरेट, तो फिर क्यों ना करें इनको लाइक, सब्सक्राइब और रिकमेंड। हमें और बेहतर बनाने के लिए आप कर सकते हैं कमेंट। धन्यवाद।